हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, आज सीआरपीसी में हम लोगों को बेल पढ़ना है। बेल मतलब जमानत। चैप्टर का नाम क्या है, ध्यान से समझिएगा। जमानत और बंद पत्रों के बारे में उपबंध किस चैप्टर में है? चैप्टर 33 में है और सेक्शन 436 से लेकर 450 तक प्रावधान किया गया है। ये सीआरपीसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। प्री में आपसे चैप्टर का नाम पूछा जा सकता है कि किस चैप्टर में है। ये चैप्टर याद रहे आपको, चैप्टर 33 में इसका प्रावधान किया गया है। सेक्शन आपको पता होने चाहिए, सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 436 से 450 है। ठीक है, जमानत का प्रावधान। अब सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर जो जमानत हम कह रहे हैं, बेल हम जिसको कहें, देखिए ये एक चीज होता है, समझिएगा। यहां पे एक चीज है जमानत, जिसको हम कहते हैं बेल। ये क्या है? बंध पत्र, जिसको हम कहते हैं बॉन्ड। ठीक है, ये चीज आप समझिएगा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर जो जमानत का चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, तो जमानत है क्या। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जमानत होता क्या है, जमानत दी क्यों जाती है, ये भी हम जानेंगे। उसके बाद हम सेक्शन जो है उस पर आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आप समझिए कि जमानत क्या है। जमानत का तात्पर्य एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को दी गई ऐसी प्रतिभूति से है जिसके अदा कर दिए जाने पर वह व्यक्ति मतलब जो गिरफ्तार किया गया है व्यक्ति, वो अन्वेषण या विचारण के दौरान मुक्त रहे। क्लियर? देखिए, समझिए बातों को। क्या कहा जा रहा है? जमानत क्या है? जमानत का तात्पर्य हमने क्या बताया कि एक व्यक्ति द्वारा ए जमानत देता है किसे? बी को। ठीक है, ए क्या कर रहा है? बी के लिए क्या कर रहा है? प्रतिभूति दे रहा है। प्रतिभूति मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी। ध्यान रखिएगा, सिक्योरिटी। तो ए द्वारा बी के लिए सिक्योरिटी दी जा रही है। किस बात की? इस बात की कि भैया जब अन्वेषण आपका हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है या विचारण हो रहा है, ठीक है, तब तक उसको क्या कर दिया जाए? मुक्त कर दिया जाए। इसलिए यहां पर सिक्योरिटी दी जाती है। अब समझिए, एक होता है सिक्योरिटी, एक होता है श्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटी मतलब होता है प्रतिभूति, श्योरिटी मतलब होता है प्रतिभू। प्रतिभू मतलब इंसान। ठीक है, ये समझिएगा, प्रतिभू मतलब इंसान। और ये जो व्यक्ति यहां दे रहा है प्रतिभूति, ठीक है, बी के लिए, बी व्यक्ति जो है ये गिरफ्तार करके लाए गए। अब गिरफ्तार करके लाए गए हैं तो कोई जमानतदार तो चाहिए, वो कैसे छूटेंगे? तो इसीलिए कोई आता है उनके नाता रिश्तेदार से, फैमिली मेंबर से, उनके फ्रेंड सर्किल से कोई भी व्यक्ति आता है उनको छुड़ाने के लिए। तो वो क्या करता है? वो गारंटी लेता है इस बात की कि वो भैया उनको छोड़ दीजिए, जब बुलाया जाएगा न्यायालय के द्वारा तब ये हाजिर होंगे। ठीक है, तो ये कौन है? ये गारंटी ले रहे हैं। तो गारंटी लेने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? प्रतिभू कहलाता है। ध्यान रखिए, ये क्या कहलाए? प्रतिभू कहलाए। ठीक है, प्रतिभू कहलाए। ये इंग्लिश इसको पढ़ा जाए तो श्योरिटी, ये श्योरिटी है। ठीक है, जबकि ये क्या है? सिक्योरिटी है, प्रतिभूति। यही प्रतिभू जब आते हैं, इनको न्यायालय, देखिए बी जो व्यक्ति हैं गिरफ्तार करके लाया गया, इनको ऐसे तो नहीं छोड़ देगी, कहेगी ना कि भैया आप कुछ रखिए। देखिए एक चीज समझिएगा, जमानत का मतलब क्या है? कि रिहाई। जमानत किस लिए दी जा रही है? कि आप रिहा हो। ठीक है, इसीलिए तो जमानत दी जा रही है। तो रिहाई कैसे हो रही है? दो तरीके से होती है, समझिएगा। रिहाई दो तरीके से होती है। एक कि हम खुद ले सकते हैं, बॉन्ड भर सकते हैं,
ठीक है, हम वह लिख सकते हैं, पैसा जमा कर सकते हैं वहां पर, कि कह सकते हैं वहां न्यायालय के समक्ष कि भाई आप जब बुलाएंगे तब हम हाजिर होंगे। वो न्यायालय के ऊपर है कि वो क्या करे, आपसे मतलब खुद का निजी मुचलका जिसको हम कहते हैं वो आपसे भरवा ले या प्रतिभू के लिए कहे। पहली चीज आप खुद दे सकते हैं वहां पर आप जमानत, दूसरी चीज कि वहां प्रतिभू की व्यवस्था करनी पड़ सकती है, तो ये न्यायालय कहेगा। न्यायालय को जैसा लगता है न्यायालय वैसा करेगा, ठीक है। न्यायालय को यदि लग रहा है कि आपके निजी मुचलके की जरूरत है, आप स्वयं काफी हैं, किसी और की जरूरत नहीं है आपको जमानत देने के लिए, तो आपके बिहाफ पर ही न्यायालय क्या कर सकती है, आपको मुक्त कर सकती है, ठीक है। बॉन्ड भरवा लेगी, बॉन्ड भरवा के आपको मुक्त कर सकती है। लेकिन लगता है न्यायालय को नहीं, यहां पे गारंटर चाहिए आपके लिए, ठीक है, आपके लिए गारंटर चाहिए, आपके तरफ से कोई गारंटी दे आपकी, तो वहां पे प्रतिभू की आवश्यकता पड़ती है। न्यायालय कहेगा कि भैया आप प्रतिभू की व्यवस्था करिए, आप अपने घर से, दोस्त से या कहीं नात रिश्तेदार से किसी को बुलाइए जो आपकी गारंटी ले, ठीक है। उसमें फिर न्यायालय यह तय करता है कि आपको 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 ये इतना भरना होगा। ये अमाउंट जो है आपका ये कोई फिक्स नहीं होता, ये न्यायालय तय करता है, कहीं भी फिक्स नहीं किया गया है, ठीक है। और ना ही ये जो जमानत है उसको परिभाषित किया गया है, ये भी नहीं बताया गया कि जमानत का मतलब क्या है, ये कहीं परिभाषित नहीं किया गया, ये ध्यान रखिएगा। तो एक अमाउंट फिक्स करता है कि भैया इतना अमाउंट आपको देना है। अब जो अमाउंट होगा, अब ऐसा नहीं है कि अगर न्यायालय के द्वारा 80,000 रुपये कह दिया या 1 लाख रुपए कर दिया गया तो 1 लाख रुपए आप कैश जमा करेंगे, नहीं। प्रतिभू क्या करेगा, जो आपकी गारंटी ले रहा है ये व्यक्ति, कह दिया गया कि हाँ हुजूर मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, आप इनको जमानत पर छोड़ दीजिए, ठीक है। किनको, इनको छोड़ दीजिए जमानत पर, समझिएगा, जमानत पर छोड़ दीजिए। अब जो 1 लाख रुपए जमा करना होगा वो कैश नहीं, बल्कि 1 लाख के एवज में, उतने दाम में आप घर के कागज जमा कर सकते हैं, जमीन के कागज जमा कर सकते हैं, कोई एफडी है आपकी, आप वो पेपर जमा कर सकते हैं। किसके एवज में, जो 1 लाख रुपए अमाउंट डिसाइड किया गया उसके एवज में आप जमा कर सकते हैं, वो सब न्यायालय के समक्ष आप रख सकते हैं, ठीक है। क्यों रखी जाती है, इसलिए रखी जाती है कि ये देखिए जो रखा जा रहा है वो क्या है, वो प्रतिभूति ली जा रही है, सिक्योरिटी ली जा रही है, समझिएगा। जो चीज रखी जाती है वो सिक्योरिटी होती है, जो रखता है उसी को क्या कह रहे हैं, प्रतिभू कहते हैं। जो रखता है वो प्रतिभू कहलाता है, इसी को सिक्योरिटी कहते हैं, और जो चीज वो प्रतिभू रखता है उसी को हम प्रतिभूति कहते हैं, सिक्योरिटी कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर इसके एवज में जो 1 लाख रुपए कहा जा रहा है उसके एवज में कुछ भी कागज या कुछ भी ये ए के द्वारा बी के लिए रखा जा सकता है कि आप हुजूर इनको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये हुई बात जमानत के विषय में। अब समझिए, हमने कहा कि जमानत क्या है, कि जमानत का तात्पर्य एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को दी गई ऐसी प्रतिभूति से है जिसके अदा कर दिए जाने पर, ध्यान से समझिए, एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के लिए, दूसरा व्यक्ति कौन, जो गिरफ्तार करके लाया गया है, अब उसे जमानत की आवश्यकता है, तो एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के लिए दी गई ऐसी प्रतिभूति से है, जो सिक्योरिटी आप जमा करेंगे ऐसी प्रतिभूति से है जिसके अदा कर दिए जाने पर, इनके द्वारा अदा कर दिए जाने पर अन्वेषण या विचारण के दौरान, ठीक है, जो कार्यवाही के, आप आगे पढ़ेंगे यहां, कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर उसको जमानत दे दी जा सकती है, चाहे अन्वेषण चल रहा हो चाहे विचारण चल रहा हो, इस दौरान भी आपको क्या किया जाएगा, जमानत दे दी जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब जमानत दी जा रही है तो उस प्रतिभूति के अंतर्गत शर्तें निहित होती हैं, ऐसे नहीं छोड़ देगा कोर्ट आपको, शर्तें निहित होंगी, बकायदे बताया जाएगा कि उसमें उल्लिखित होगा कि क्या होगा, कि जब कोर्ट किस शर्त पे छोड़ा जा रहा है उस व्यक्ति को, बी जो है इसी को गिरफ्तार करके लाया गया, इस व्यक्ति को कब छोड़ा जा रहा है,
तब न्यायालय के द्वारा छोड़ा जाएगा जब यह कहा जाए कि शर्तें जो निहित होंगी, यह कहा जाएगा कि उस व्यक्ति को तो हम छोड़ रहे हैं, न्यायालय कहेगा उस व्यक्ति को हम छोड़ रहे हैं, लेकिन जब हम निर्दिष्ट तिथि पर या जो निश्चित समय है या निश्चित स्थान पर जब जब हम बुलाएंगे तब तब आपको उसको लेकर आना होगा या वो उपस्थित होगा। ठीक है, इस शर्त पर न्यायालय उसको मुक्त करता है। किस आधार पर? जमानत पर। क्लियर? ये इतनी बातें यहां पर कही गई हैं। आप समझिए ध्यान से कि जो जमानत है, जमानत क्यों दी जा रही है। अब ये समझिए जमानत क्या है, हमने ये समझा। ठीक है, हमने ये समझा कि जमानत क्या होता है, सिक्योरिटी क्या होती है, श्योरिटी क्या होती है, हमने ये जाना। एक चीज और है, आप ये भी जान लीजिए, बंध पत्र क्या है। बंध पत्र क्या है कि ऐसा मतलब कि लेटर या ऐसा पत्र जिससे आप बंध जाएं। कौन बंध जाता है? ये व्यक्ति बंध जाता है। जब बॉन्ड भरते हैं तो उसमें लिखते हैं कि हुजूर जब जब आप बुलाएंगे, जिस स्थान पे बुलाएंगे, जिस समय पे बुलाएंगे, मैं हाजिर होऊंगा। ये बॉन्ड भरते हैं। तो वो बॉन्ड से आप क्या हो जाते हैं? बंध जाते हैं। इसीलिए नाम पड़ा है बंध पत्र। देखिए ऐसे ऐसे करिए, इसका नाम पड़ा है बंध प्लस पत्र। ठीक है, इक्वल टू बंध पत्र। ठीक है, ऐसा पत्र जिससे आप बंध गए हैं। अब आप कहीं बाहर नहीं जा सकते, इंडिया छोड़ के नहीं जा सकते। जब तक आपके ऊपर वो चार्जेस चल रहे हैं, आपका मामला चल रहा है, तब तक आप छोड़ के कहीं बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, कुछ इंस्ट्रक्शन लगाए गए हैं आपके ऊपर, तो उन सब चीजों से आप बंध जाते हैं, तो उसी को कहा जाता है बंध पत्र। ठीक है, चलिए, तो हमने जाना जमानत क्या है और सिक्योरिटी क्या होती है, श्योरिटी क्या होती है, बंध पत्र क्या है, ये सब हमने चीजें जान लिया। अब हम जानते हैं कि आखिर जमानत क्यों दी जा रही है, क्या ऐसा कारण है कि हमें वहां पे जमानत दी जा रही है। देखिए, जमानत देने के पीछे जो विधि की मंशा है ये है कि यदि हम जमानत किसी व्यक्ति को नहीं देंगे, देखिए ये विधि का एक ये है कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर जब तक कोई अपराध सिद्ध न हो जाए तब तक हम उस व्यक्ति को अपराधी नहीं मानेंगे। ठीक है भाई, जब तक अन्वेषण चल रहा है, विचारण चल रहा है, तब तक भाई साक्ष्य उस दूसरे पार्टी की तरफ से आएगा, फिर इस पार्टी की तरफ से आएगा। तो जब तक लास्ट डिसीजन नहीं हो जा रहा, जब तक पूरा ट्रायल नहीं समाप्त हो जा रहा है, तब तक हम कैसे मान लें कि वो व्यक्ति अपराधी है? नहीं, तब तक हम नहीं मानेंगे। लास्ट डिसीजन तक आप उस व्यक्ति को अपराधी नहीं मान सकते हैं। हाँ, एक्यूज्ड हो सकता है लेकिन अपराधी नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखिए। तो जब तक अपराधी नहीं है तब तक हम उसको मुक्त कर सकते हैं। क्लियर? तो देखिए जमानत क्यों दी जा रही है? जमानत इसलिए दी जा रही है कि कोई भी व्यक्ति होगा, मान लीजिए कि एक घर परिवार का खाली पूरे घर का खर्चा उस व्यक्ति से चलता हो जिसको आपने गिरफ्तार कर लिया। जैसे ये एक व्यक्ति है, बी नाम का व्यक्ति है, ये इससे ही पूरा खर्चा चलता है, यही पूरे घर का मुखिया है। ठीक है, इसके पीछे बूढ़े माँ बाप हैं, बच्चे हैं, बीवी है। ठीक है, सबका जो भरण पोषण मेंटेनेंस है, सबका खर्चा पानी कौन देखता है? ये बी, इकलौता बी है घर का, वही देखता है। तो अब आप समझिए, यदि आप उस व्यक्ति को जमानत नहीं देंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम यह होगा कि वे लोग जो इनके भरोसे हैं वो सड़क पर आ जाएंगे, खाने के लिए लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि कमाने वाला सिर्फ एक बंदा है। इसलिए भी यहां पर उस व्यक्ति को जमानत दे दिया जाता है, इसलिए रियायत रहती है। क्योंकि देखिए अभी अपराध सिद्ध तो हुआ नहीं, वो भागा तो जा नहीं रहा है कहीं, आपने तो बॉन्ड भरवा ही लिया है, आपने सिक्योरिटी ले ही ली है, तो आप कहां जाएगा वो बच के? तो इसीलिए जब तक आपका अन्वेषण चल रहा है, विचारण चल रहा है, तब तक उसको मुक्त कर दीजिए। आप उसको जेल में क्यों डालेंगे? इसीलिए इसको यहां पर मुक्त कर दिया जाता है कि वो जाए भाई, अपना जो नौकरी कर रहा है या व्यवसाय कर रहा है वो करे, उसमें किसी प्रकार का व्यवधान ना पड़े, अपने घर बार को देखे और जो समाज में स्टेटस है वो उसका बना रहे। ठीक है,
ये सभी चीजें मेंटेन करने के लिए ही यहां पे जमानत का प्रावधान किया गया है। क्लियर? इतनी बात है ये जमानत के संबंध में। अब आगे चलते हैं। एक केस लॉ है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी, मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। इस केस में यह कह दिया गया कि जमानत पर छोड़ना एक नियम है, जबकि जेल क्या है? अपवाद है। जमानत किसी भी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ना ही चाहिए और जेल किसी अपवादित दशा में उसको डालना चाहिए, ठीक है, नहीं तो उसको छोड़ देना चाहिए। जब तक कार्रवाई चल रही है तब तक उसे जमानत पर छोड़ दीजिए। भाई आप जमानत इसीलिए तो ले रहे हैं कि भाई वो कहीं छोड़ के जाएगा नहीं। हाँ, कुछ इंस्ट्रक्शन लगा दिए जाते हैं जब आपको छोड़ा जाता है कि आप इंडिया के बाहर नहीं जाएंगे, आप किसी साक्ष्य को खराब नहीं करेंगे, किसी गवाह को डराएंगे धमकाएंगे नहीं। ये सब इंस्ट्रक्शन आपके ऊपर लगाए गए रहते हैं कि आप ये सब नहीं करेंगे। बाकी आप जैसे सामान्य एक व्यक्ति इससे पहले रहा करते थे, आप उसी तरह अपना जीवन यापन करेंगे, ठीक है। ये सब चीजें इसमें रहती हैं। तो ये हमने इतनी चीजें जाना। अब समझिए, देखिए जब हम लोग क्रिमिनल मैटर की तरफ आते हैं तो हम पढ़ते हैं अपराध। अपराध हमारे यहाँ जब सीआरपीसी हम पढ़ रहे हैं तो अपराध कितने प्रकार के होते हैं? तो अपराध दो प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है जमानती अपराध और दूसरा होता है अजमानती अपराध, ठीक है। समझिएगा बातों को। ये अपराध हो गया। अपराध दो तरीके का, एक जमानती होता है, दूसरा अजमानती होता है। अब जो जमानती अपराध होता है ये आरोपी का क्या होता है? राइट होता है, अधिकार होता है। अधिकार स्वरूप वो जमानत मांग सकता है, ठीक है। जैसे हम यहां पे कहें कि जब ए के द्वारा प्रतिभूति दी जा रही है बी के लिए कि भाई मैं जमानत दे रहा हूं, आप इनको छोड़ दीजिए, तो वहां पर न्यायालय अगर वो अपराध जमानती है तो ये दे रहे हैं जमानत और कह रहे हैं कि इनको छोड़ दीजिए, तो वहां पर न्यायालय ये नहीं कह सकता कि हम इनको नहीं छोड़ेंगे। ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये जो राइट मिला है बी को, ये अधिकार है इसका जमानत पर छोड़े जाने का। और ये अधिकार आया कहां से है? ये अधिकार आया है कॉन्स्टिट्यूशन की देन है। जब आप पढ़ेंगे आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, तो ऐसी ही स्वतंत्रता उसे प्रदान की गई है कि उसे फालतू में वहां जेल में निरुद्ध न रखा जाए, बंद न रखा जाए, उसकी प्राण को स्वतंत्र किया जाए, उसकी दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 21 के अंतर्गत। इसलिए यहां पर ये एक राइट दिया गया है कि जो जमानती अगर अपराध उसने किया है तो उस आरोपी को छोड़ दिया जाएगा यदि वो जमानत देने को तैयार है, ठीक है। ये इतनी बात जानिए। तो अपराध में हमने जाना एक जमानती अपराध होता है, दूसरा अजमानती अपराध होता है। तो जमानती अपराध में आरोपी को पास ये राइट होता है कि वो जमानत की मांग अधिकार स्वरूप कर सके, ये मैंडेटरी होता है, बाध्यकारी होता है, ठीक है, जमानत देना। अजमानती अपराध में यही चीज हम पढ़ते हैं सेक्शन 436 में। और जब अजमानती अपराध हम देखते हैं तो अजमानती अपराध में आप राइट स्वरूप डिमांड नहीं कर सकते, आपका राइट नहीं होता। वहां न्यायालय का विवेकाधिकार होता है कि चाहे वो आपको छोड़ दे या न छोड़े, ठीक है। यहां राइट स्वरूप अजमानती अपराध में आप डिमांड नहीं करेंगे कि भैया मुझे छोड़ दीजिए, नहीं, वहां नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो ये जमानती अपराध में इसलिए होता है कि भाई छोटा सा अपराध, मान लीजिए किसी को मार दिए, ठीक है, हल्का सा, ठीक है, तो ये छोटे मोटे अपराध जो होते हैं वो जमानती अपराध होते हैं। थोड़ा गंभीर उग्र प्रकृति के जो अपराध होते हैं वो अजमानती अपराध होते हैं। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि आखिर जो अपराध है वो जमानती अपराध है या अजमानती अपराध है, कैसे पता चलेगा, कहां मिलेगा? तो इसका प्रावधान भी सीआरपीसी में ही किया गया है। कहां किया गया है? तो शेड्यूल फर्स्ट आप पढ़ेंगे और स्तंभ 5 देखेंगे तो वहां बताया गया है कि कौन कौन से अपराध जमानती हैं और कौन कौन से अपराध अजमानती हैं, ठीक है। इन सभी चीजों को यहां पर बताया गया है। अब आप जब सीआरपीसी का आप परिभाषा खंड पढ़ते हैं सेक्शन 2 में 2A जब पढ़ते हैं तो वहां बताया गया है कि जमानती अपराध क्या होता है, अजमानती अपराध क्या होता है। 2A में ही जमानती और अजमानती दोनों को बता दिया गया है, ठीक है। इस बात की भी आप ध्यान रखिएगा। अब एक चीज और समझिए कि जो मैं ये बात कर रहा हूं
कि ये गिरफ्तार किए गए, इनको ले लीजिए, गिरफ्तार किए गए, ठीक है। जब इनको गिरफ्तार पुलिस अधिकारी के द्वारा किया जाता है तो उस दशा में इनको बताया जाएगा कि गिरफ्तार आपको क्यों किया गया है और जो गिरफ्तारी हुई है वो जमानती है या अजमानती है, क्या आप जमानत ले सकते हैं, ये बताया जाएगा। आप प्रतिभू की व्यवस्था करिए, ये बताया जाएगा किसको, जिसको गिरफ्तार करके लाया जा रहा है। ये बात कहाँ कही गई, ये कोई दया वो नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये राइट है मेरा। अब बताया कहाँ गया, तो बताया गया है सेक्शन 50 ऑफ सीआरपीसी। आप जब पढ़ेंगे तो वहां बताया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सेक्शन 50 में बताया गया है कि जब आप गिरफ्तार करके ला रहे हैं तो गिरफ्तारी के आधार मुझे बताइए कि क्यों मुझे गिरफ्तार करके लाए हैं, और साथ ही साथ आप मुझे यह भी बताइए कि जो अपराध है वो जमानती है या अजमानती है, और यहां बताएंगे कि भाई आप प्रतिबोध की व्यवस्था कर लीजिए। ये सब आप यहां पर कहेंगे, हमसे बताएंगे, तभी तो वो व्यक्ति जानेगा, अन्यथा वो कैसे जानेगा। वो लॉ तो पढ़ा नहीं, एलएलबी किया नहीं है, ठीक है, एलएलएम किया नहीं है। आप जरूरी तो है नहीं कि एलएलबी एलएलएम किया उसी को आपने पकड़ा है, भैया वो सिंपल सा आदमी है, ना जाने कुछ, तब कैसे पता चलेगा। तो उसको आप बताएंगे, ठीक है। घर बार अपने भैया फोन ऑन कर लीजिए, उनको बुलाइए, आपका जमानत हो, नहीं तो आप पड़े रह जाएंगे, ठीक है। ये सब आप यहाँ पे बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अच्छा एक चीज और बताइए मुझे, एक क्वेश्चन आपसे है कि मान लीजिए कि ये शर्तें जो हैं अधरोपित की गई कि भाई निर्दिष्ट तिथि समय स्थान पर आप उपस्थित हो, जब जब न्यायालय बुलाएगा तब तब आप आए। अगर आपको छोड़ दिया गया और आप उस समय निर्दिष्ट समय स्थान पर नहीं आए, उस तिथि पर नहीं आए, तो क्या होगा? क्या ऐसा कोई प्रावधान आईपीसी में है? क्या आपको दंडित किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो आईपीसी के किस सेक्शन में ऐसा प्रावधान किया गया है, ये आप मुझे बताइएगा। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि ये किस सेक्शन में प्रावधान किया गया है कि जमानत का आप उल्लंघन करते हैं, जो शर्तें दी गई हैं उनका आप पालन नहीं करते हैं, ठीक है। ये मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम अपने सेक्शन पे। सेक्शन में 436 हमारा है, किन मामलों में जमानत ली जाएगी। ध्यान रखिएगा, किन मामलों में जमानत ली जाएगी, 436 से बात करता है। कहा गया, ध्यान से समझिए, जब अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति, क्या कहा जाएगा, अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न, मतलब कि अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न, मतलब जमानती अपराध का व्यक्ति है, इसीलिए कहा गया ना, कुछ टेढ़ा बोला गया। तो जब अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न, अर्थात अजमानती का नहीं है, जमानती अपराध का व्यक्ति आया है मेरे पास, उसका स्वागत करना है, तो उससे भिन्न कोई व्यक्ति पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार या निरुद्ध किया जाता है। ध्यान रहे, जब भी आप ये 436 का सहारा लेंगे, ठीक है, जमानत का, वहां पर आपको वारंट के बिना गिरफ्तार होना होगा, ठीक है। जब आप वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए हैं तभी आपको 436 का सहारा मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। वारंट के साथ आपकी गिरफ्तारी हुई है तब आपको इसका सहारा नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये कहा गया कि जब अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार या निरुद्ध किया जाता है, न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है और जमानत देने के लिए तैयार है एकदम जमानत देने के लिए, तब जमानत पर क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। ये बात यहां का। परंतु अब ध्यान दीजिए, परंतु मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका लाइन, प्री का क्वेश्चन आपका, परंतु कोई व्यक्ति मान लीजिए निर्धन है और जमानत देने में असमर्थ है, तो
उसे ऐसे ही उन्मोचित कर दिया जाएगा। ठीक है, डिस्चार्ज, उन्मोचित कर दिया जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि निर्धन व्यक्ति है कौन, किसको माने हम निर्धन व्यक्ति? हम लोग सीबीएसई में कहाँ पढ़ते हैं निर्धन व्यक्ति? निर्धनवाद जो हम व्यक्ति करता है कहाँ है, किस ऑर्डर में है, बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, तो निर्धन कौन है, कैसे हम जाने? निर्धन हम पता करेंगे कि गिरफ्तारी की तारीख से, जिस दिन वो गिरफ्तार हो रहा है उस दिन से 1 सप्ताह तक वो क्या करे, जमानत देने में असमर्थ है, नहीं दे पा रहा है जमानत, तो हम उस व्यक्ति को क्या मानेंगे, निर्धन व्यक्ति मानेंगे। ठीक है, किसे हम निर्धन व्यक्ति मानेंगे? जिस दिन गिरफ्तार किया गया उस दिन से 7 दिन तक, मतलब 1 सप्ताह तक वो क्या कर रहा है, जमानत देने में असमर्थ है, जमानत नहीं दे पा रहा है, तो उस स्थिति में ऐसे व्यक्ति को हम क्या मानेंगे, निर्धन व्यक्ति मानेंगे। अब आप समझिए, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर आदमी निर्धन व्यक्ति बन जाए, क्योंकि देखिए कौन रहना चाहता है भाई जेल में, कौन जेल में जीवन व्यतीत करना चाहता है? 1 घंटा मुश्किल रहता है, आदमी दिक्कत हो जाती है उसे, तो 7 दिन तक कौन आराम फरमाएगा वहां? ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को हम निर्धन व्यक्ति कहेंगे। ये बात कहाँ कही गई? ये स्पष्टीकरण में कही गई है, ये 2005 के द्वारा इसको ऐड किया गया है, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो ये आपका मैंने बता दिया। अच्छा, एक और चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखिएगा, जो बॉन्ड भरवाया जाएगा आपसे जमानत के लिए, वो अगर आपसे कहा जाए कि सीआरपीसी में कहाँ बताया गया है, कैसे भरवाया जाता है, उसका प्रारूप क्या है, कहाँ है ये? देखिए, ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन भी बन सकता है कि पूछा जा सकता है कि बताइए जो बॉन्ड भरा जाता है वो प्रारूप कहाँ है, किस प्रारूप संख्या में इसको बताया गया है? तो प्रारूप संख्या क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जाकर एक बार जरूर पढ़िएगा, सीआरपीसी पलटिएगा और प्रारूप संख्या जहां दी गई है वहां आप जरूर देखिएगा किस प्रारूप संख्या में है, वो मैं बता देता हूं आपको। तो प्रारूप संख्या इसकी क्या है, 45 है। प्रारूप संख्या क्या है, 45। ठीक है, प्रारूप संख्या 45 में है, 2 पार्ट में बटा होगा, ध्यान रखिएगा। पहला वाला जो पार्ट होगा ये 2 पार्ट में होगा। ठीक है, फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट वाला जो होगा ये जो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है उसके संबंध में होगा, उसके बॉन्ड के विषय में होगा। ठीक है, जब आप दूसरा उसी का पार्ट पढ़ेंगे तो वो किसके, वो श्योरिटी के संबंध में होगा। ठीक है, प्रतिभू के संबंध में होगा, ये ध्यान रखिएगा। जब आप प्रारूप संख्या 45 पढ़ेंगे तो उसको वो दो पार्ट में होगा। पहला वाला पार्ट जो होगा वो किसके संबंध में है, वो जो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है जो जमानत दे रहा है उसके संबंध में है कि वो बंधपत्र कैसे भरेगा, उसके संबंध में। जब आप सेकंड वाला पार्ट पढ़ेंगे तो सेकंड वाला जो पार्ट होगा वो श्योरिटी के संबंध में होगा, प्रतिभू के संबंध में, कि जब वो बॉन्ड भर रहा है। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा, दोनों चीजें आपका प्रारूप संख्या 45 में बताई गई है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक चीज और है कि जब आपको अभियुक्त को छोड़ा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निर्दिष्ट तिथि समय स्थान पर आप हाजिर होंगे, ये शर्त अधिरोपित की जा रही है। तो यदि शर्तों का ये पालन नहीं करता है तो उस दशा में क्या होगा, तो शर्तों का पालन यदि वह व्यक्ति नहीं करता है तो वहां पे क्या होगा, वहां पर यह कहा गया है कि सेक्शन 446 कैपिटल ए के अंतर्गत उसे रद्द कर दिया जाएगा, जो बॉन्ड भरवाया गया उसे रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज 446 जब आप पढ़ेंगे 446 तो इसी बॉन्ड को क्या कर दिया, जब्त कर लिया जाता है। ठीक है, जब्त कर लिया जाता है, 446 जो है जब्त कर लिया जाता है, जबकि शर्तों का आप उल्लंघन कर रहे हैं तो 446A में उस जो बॉन्ड को उसको क्या करना है, रद्द कर दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये 2 सेक्शन मुझे बताने थे। अच्छा, यहां तक वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और एक चीज और मुझे बताना है, ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, शिवेंद्र लॉ
स्टडी के नाम से है। इसके साथ ही साथ मैंने सीआरपीसी पढ़ा रखी है, ये एक चैप्टर बचा हुआ था मैं पढ़ा रहा हूँ। और अगर सीआरपीसी की क्लास ज्वाइन करनी है तो आप यहाँ बताए गए नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ किसी भी अन्य स्टेट की जुडिशरी के लिए आपको तैयारी करनी है, कोई भी पेपर आपको लगता है कि मुझे वो तैयार करना है, ये जरूरी नहीं कि आप सभी पेपर एक साथ तैयार करें, आप मुझसे सिंगल पेपर भी पढ़ सकते हैं, क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द आप क्लास को ज्वाइन करें और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें। अभी फिलहाल मैं जुडिशरी उत्तराखंड जुडिशरी का मैंने क्लास लिया है, वो लगभग खत्म ही है। मुस्लिम लॉ के 1-2 लेक्चर और बचे होंगे, उत्तराखंड जुडिशरी का कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके बाद मैं बिहार जुडिशरी पढ़ाऊंगा। ठीक है, और भी अन्य जुडिशरी की क्लासेस चल रही हैं, तो जल्द से जल्द आप क्लास को ज्वाइन करें और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करें। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।